हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए एमसीक्यू के रूप में आपको उपलब्ध होगी, जिसके तहत आप विभिन्न परीक्षाओं को जो देते हैं और विभिन्न परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं उन एग्जाम के तहत आपको एक ऐसी श्रृंखला मिलेगी जिसके तहत जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सभी को हम तैयार कराएंगे। क्योंकि विभिन्न एग्जामों में ये देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लगाना भूल जाते हैं। खास तौर पर प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू। अगर आपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों पर ध्यान दिया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं अगर उन पर आपने ध्यान दिया तो कई चीजें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। जब एग्जाम हॉल में आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके सामने आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है उनमें वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आते हैं या उससे मिले जुले आते हैं जो कि आप लगा चुके हैं। इसलिए जब भी कभी एग्जाम आता है तो एग्जाम के पहले आप 15 से 20 दिन पहले सबसे महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक या जितने भी सब्जेक्ट किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उस एग्जाम के एमसीक्यू पे ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं जिससे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी को आधार बनाते हुए हमने एनटीपीसी के एग्जाम को आधार बनाया है अभी। और इसके तहत जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जो आने की संभावना है, इसको हम लोग लेके चलेंगे। हम फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि फालतू चीजें पढ़ने में समय बर्बाद होता है। इसलिए हम चीजें सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारी एक टीम है उड़ान एकेडमी की जो आपको समय समय पर मार्गदर्शन देती रहेगी। मैं सुमित मंगल आप लोगों को सामान्य अध्ययन पढ़ाऊंगा, जिसके तहत मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के एमसीक्यू लगवाऊंगा। गौरव सर जो हैं वो आपको जो है सामान्य अध्ययन यानी साइंस के क्वेश्चंस जो आते हैं कैसे आते हैं इसको थ्योरिकल और सब्जेक्टिव रूप में पढ़ाएंगे। साथ ही आपको एमसीक्यू के भी ये साइंस के क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि आपको अधिक से अधिक साइंस के क्वेश्चन मिल सकें। राहुल सर हैं, आपको ये साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, किस तरीके से करंट अफेयर्स पूछा जाता है, क्या क्या चीज आपको करंट अफेयर्स में पढ़ ली है। तो साल भर का करंट अफेयर्स भी आपको तैयार किया जाएगा। प्रशांत सर, शैलेंद्र सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और इस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है गाइड किया जाएगा जिसके तहत आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सॉल्व कर पाए। तो हम चालू करते हैं श्रृंखला को इस तरीके से और देखते हैं कि क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनको पूछने का आधार कैसा है, कैसे इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी पर आज हम लोग फोकस करेंगे। और इस तरह जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ हम उन्हीं को आधार बनाएंगे। जैसे एनटीपीसी में 2021 में शिफ्ट 1 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, सब क्वेश्चनों के नीचे एग्जाम जो कराए गए हैं उनसे रिलेटेड उसको हमने मार्क कर दिया है जिससे कि आपको जो है आसानी हो और आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सके। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इस श्रृंखला को। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यानी कि सामान्य अध्ययन में इतिहास से चालू करते हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। पहली चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय याद रखिएगा कि उसमें नहीं शब्द लगा है कि नहीं। क्या होता है कि कई क्वेश्चन हमसे बनते हैं लेकिन हम गलत इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हमने नहीं पढ़ा होता और हम क्या पढ़ लेते हैं, इनमें से है। और जब हम इसे नहीं कर पाते हैं तो जब भी क्वेश्चन आए तो नहीं को ध्यान रखना जरूर। पहला पॉइंट, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमें पहला और सबसे सरल जो गलत होने की संभावना रहती है वो ये कि नहीं को हम लोग नहीं ढूंढ पाते। क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, पूछ रहा है कौन स्टोन युग का या पाषाण युग का भाग नहीं है। अब पाषाण युग में अगर हम बात करें तो पाषाण युग को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं एक छोटे से उसमें आपको समझा देता हूं क्या होता है ये। पाषाण युग को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला है पुरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। ठीक, तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल का वो दौर जब पूरी अर्थ बर्फ से ढकी हुई थी और मनुष्य ने इससे पहले सबसे पहले गुफाओं में रहना चालू किया, यानी कि भीमबेटका हमें पुरा पाषाण काल का एक स्थल है जहां मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी करना चालू की। तो सबसे पहले चित्रकारी के भी हमें साक्ष्य भीमबेटका में मिलेंगे और पुरा पाषाण कालीन स्थल भी भीमबेटका है।
मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य ने इसी समय अग्नि की खोज की और मनुष्य ने इसी समय पशुपालन करना भी चालू किया। तो दो चीज जो मध्य पाषाण काल में हुई इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आते हैं उसी को ध्यान में रखेंगे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल यानी कि वो समय जब मनुष्य ने कृषि करना चालू किया और मनुष्य ने एक ही जगह रहना प्रारंभ किया। यानी कि इसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हमें इस पाषाण युग में से कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? हमें पूरा पाषाण काल दिखाई दे रहा है, नवपाषाण काल दिखाई दे रहा है, मध्य पाषाण यानी कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? ताम्र पाषाण काल। यानी कि कौन सा नहीं होगा? ताम्र पाषाण काल नहीं होगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको टॉपिक वाइज लेंगे, पहले एंशिएंट लेंगे, एंशिएंट में जो टॉपिक है उनको आधार लेंगे। जैसे हम पहले पाषाण काल को लेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता को लेंगे, फिर वैदिक सभ्यता को लेंगे, फिर हम 600 बीसी को लेंगे, फिर हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ऐसे करते करते हम आधुनिक काल तक जाएंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी में एक एक टॉपिक को लेंगे जिससे कि टॉपिक वाइज आपकी तैयारी हो सके। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो की है वो किसने की है, मतलब कब की गई है, यानी कि समय पूछा गया है। तो 1957-58 में इसकी खोज की थी, वीएस वाकड़कर ने की थी। कहां पर है भीमबेटका? तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कई बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ठीक है ना। यहीं पर मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी करी थी। पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फोकट बैठा हुआ था, क्या करे मनुष्य, भाला फेंक फेंक के शिकार कर रहा था। जब बोर हो गया तो उससे काम करा, भैया एक काम कर, या पत्ते पत्ते जो हैं ये सारे पत्ते और जड़ी बूटियां लाए, इनको ठोक ठाक के इनका रस निकाला और रस निकाल के उसने चित्रकारी करना चालू कर दी। तो मनुष्य के सबसे प्राचीन चित्रकारी हमें भीमबेटका में देखने को मिलती है। क्या करे, फोकट था, क्या कर सकता है भैया, घूम रहा फिर, तुम्हारे जैसे थोड़ी पढ़ने वाला था उस समय का वो, कि पढ़ेगा लिखेगा होशियार बनेगा वो। ठीक है ना, समझ गए बात को? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमबेटका की शिलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा है, किस लिए प्रसिद्ध हो सकता है भैया? मौर्य वंश से कोई लेना देना चित्रकारी से नहीं, लेना देना, टाइम ही नहीं है उसका। वो तो ये भीमबेटका तो पूरा पाषाण काल का, मौर्य काल में क्या करेगा ये? मुगली के मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से है, इससे भी कोई मतलब नहीं है इसका। द्रविड़ कला साउथ की, किसी से मतलब है? किसी से मतलब नहीं है। यानी ये भारत में पहली बार, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह मिलते हैं, यानी कि पुरानी चित्रकारी देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी फुलटूस फोकट है इस समय का आदि मानव, चित्रकारी करेगा, पशुओं को मारेगा, शिकार करेगा, गुफाओं में रहेगा। समझ गए? आपके जैसे पढ़ने वाला नहीं है अभी ये वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां से पाई गई है? भैया वही का वही क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैं इसको आधार बना रहा हूं। यानी ये क्वेश्चन कर लिया मतलब अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर पाओगे। तो भैया पाषाणकालीन शिला, शिला यानी पत्थर पर चित्रकारी कहां की गई थी? भैया सबसे प्राचीन पूछ ली है, इसलिए पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पाई गई है, यानी पाषाण काल का पूछ रहा है वो। चित्रकारी सब में है, नालंदा में भी, एलिफेंटा में भी, बाकी गुफाओं में भी है, लेकिन पाषाणकालीन यानी कि पूरा पाषाण काल, भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन है, तो इसका आंसर भीमबेटका हो जाएगा। सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? भैया पूछ लिया, मैंने पहला ही क्वेश्चन बता दिया आपको कि भैया सीक्वेंस में जमाने को अगर बोल दे तो तुम्हें मैंने बताया था पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पहली लाइन में दिख गया आंसर। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें से, ना धातु युग है, मध्य पाषाण, सब उल्टा पुल्टा कर दिया भाई, सब लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया। मध्य पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण उल्टा कर दिया। हमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पहली लाइन में खत्म, स्टार्टिंग में बता दिया था, क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए, शिल्प निर्माण यानी कि इस समय जो वस्तुएं बनाई जाती थी उसके लिए शिप कहां से आती थी? शिप यानी कि जो समुद्र में पाई जाने वाली शिप है, उससे वो ताबीज वाबीज टाइप की चीजें बनाता होगा भाई, पहनने के लिए चाहिए ना थोड़ा सा यार, मॉडल टाइप का लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगे? तुम ही मॉडल लगोगे, उस समय के लोग मॉडल नहीं लगेंगे यार? तो वो लोग शिप बनाते होंगे। भैया जयपुर में तो पत्थर पाए जाएंगे, शिप बनेगा ही नहीं। नागेश्वर, नागेश्वर गुजरात में स्थित है,
एक स्थान है ये, और यहां से शिप, क्योंकि समुद्र के किनारे और गुजरात समुद्र के किनारे, तो शिप यहां से लाया जाता था और शिप से यहां पर शिल्प कलाएं बनाई जाती थी। चतुरगोई ये अफगानिस्तान में स्थित एक स्थल है, और ये अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थित है। रोपड़ जो है वो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में समुद्र है ही नहीं तो शिप मिलेगा नहीं। अफगानिस्तान में पहाड़ी इलाका, सर फोड़ोगे क्या माथे पे जा जाके? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अफगानिस्तान में पत्थर ही पत्थर है, जयपुर में भी पत्थर है, तो भैया कहां मिलेगा शिप? नागेश्वर में मिलेगा। नागा रे नागा, शिप नागा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में? भैया पंजाब में पूछ लिया है, बड़ा भैया पंजाब जाना पड़ेगा हमें, पंजाब जाके देखते हैं हम लोग कौन सा है। तो भैया कोड दीजिए। पंजाब में नहीं है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, रोपड़ बनावली हरियाणा में है। ठीक है, तो रोपड़ हमने थोड़ी देर पहले देखा ही है, रोपड़ है पंजाब में। चलो, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें, भैया मोहरें पूछ ली हैं, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। हमें पता है इस समय सेल खड़ी का प्रयोग होता था, किसको बनाने के लिए? मोहरों को बनाने के लिए, यानी मोहर बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 यानी कि 2x2 देखा ही होगा, जिसने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी, 2x2 देख लिया होगा। वो ऋतिक रोशन घूमता रहता है वो एक सींग वाले जानवर का फोटो लेके 2x2 का। ठीक, तो 2x2 का वर्गाकार आकृति का होता है, तथा जिसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, हा यानी कि सिंधु घाटी के लोग व्यापार किया करते थे। यानी भैया ये शिप का प्रयोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए भी, दिखाने के लिए भी यूज किया जाता होगा। तो ये रोरो नाइट नाइट का नहीं होगा, ये होगा सिडे राइट, यानी सिडेटाइट का जो है, इसे ही हम सेल घड़ी कहते हैं। यानी कि सेल घड़ी किसकी बनी होती थी? सिडेटाइट की बनी होती थी। ठीक है, इंग्लिश में सेल घड़ी को सिडेटाइट कहते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मार्केट में फटाफट। धोलावीरा, भैया गुजरात का धोलावीरा, तो नरेंद्र मोदी कैसे हमारे वीर हैं कि नहीं? तो वीर लोग कहां रहेंगे? गुजरात में, तो धोलावीरा, वीरा यानी के धोलावीरा कहां है? गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी वीर हैं, इसलिए वो कहां रहेंगे? धोलावीरा में रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर हो गया, ये नीचे करता हूं मैं इसको, रुको जरा। चलो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, दिख रहा है वो वैसे भी। चलो, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है और किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो धोलावीरा जो है गुप्त काल का है, नहीं है। मगध काल का है, नहीं है। मगध में क्या करेगा वो, ये वो लड़ेगा थोड़ी। चालुक्य काल का नहीं है, वो किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का है। किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय मोहनजोदाड़ो की अगर बात की जाती है, थोड़ा दिख नहीं रहा था, इसको हम फिर से देखते हैं जरा, ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा छुप रहा है इसलिए। चलो, मोहनजोदाड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार था। तो कैसा है स्नानागार? अगर हमने बात करें तो स्नानागार कैसा होता था मोहनजोदाड़ो का? मोहनजोदाड़ो का स्नानागार ऐसा होता था, यहां पर दो तरफ सीढ़ियां होती थी, यानी कि उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, और साउथ की ओर सीढ़ियां होती थी। यानी कि ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये एक आयताकार रूप में दिखाई दे रहा है, यानी आयताकार रूप में होता था ये, और आयताकार रूप में दिखाई देता था ये। तो इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता था? आयताकार रूप में होता था। किस रूप में होगा?
इसको 1 मिनट हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने अभी? मोहनजोदड़ो में पाया गया द ग्रेट बाथ। तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया गेट बाथ जो है वो कैसा है? आयताकार है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलो 1921 यानी कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे? भैया नदिया के किनारे। किसके किनारे? नदिया के किनारे खुदाई के द्वारा हड़प्पा सभ्यता मिला। तो भैया सिंपल सी चीज याद रखना, ये सिंधु नदी बहती हुई आ रही है, सिंधु नदी के पास आके ये चेनाब नदी मिलेगी और ये मिलेगी रावी। तो रावी नदी के पास यहीं पर स्थित है हड़प्पा, और सिंधु नदी के किनारे यहां पर स्थित है मोहन जोदाड़ो। कौन? मोहन जोदाड़ो। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1920-21 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज 1920-21 में की गई। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, बाद में फिर से एक और एमसीक्यू श्रृंखला में चालू करूंगा जिसमें मैं और उसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, लेकिन समय कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को फोकस करना है। तो किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? तो भैया हड़प्पा हमें कहां मिलेगा? यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, हाँ यहां मिलेगा, रावी नदी के तट पर मिलेगा। तो पहली चीज क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताई थी? पहली चीज याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगा हो तो उसको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 4 जो हैं वो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये है, ऐसे करके समझ गए बात को? तो ध्यान देना इन चीजों पे क्योंकि गलत होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये भी सब क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को नीचे दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला भैया किसको कहा जाता था? मेसोपोटामिया। ये क्या करेगा यहाँ आकर? भैया ये तो जाए ईरान इराक में। बालाकोट ये भी नहीं है पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा भी है लेकिन मोहनजोदाड़ो में बहुत ज्यादा जो है शव मिले हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहते हैं। जो किसका अर्थ है? मृतकों का टीला, मतलब सिंधी भाषा में इसे कहा गया है। किसमें कहा गया मृतकों का टीला? सिंधी भाषा में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? भैया अर्थ हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन जो है मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? मैंने पहले ही बता दिया मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी मोहनजोदाड़ो सिंध वाले इलाके में ही होगा। तो भैया खैबर पख्तून में तो जाएगा नहीं ये। पंजाब, मध्य प्रदेश, मतलब पंजाब का अगर देखें तो भारत में भी है, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है, वहां नहीं होगा। सिंधु नदी के पास बसा हुआ सिंध क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बलूचिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, अभी आजादी के लिए लड़ रहा है हमारा ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान से आजाद होने के लिए लड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से बनके बनाने? भैया क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, इतनी लंबी लाइन दे दी उसने, बच्चे घबरा गए, भैया क्या पूछ लिया यार, अलादीन का चिराग निकाल दिया क्या इसने? हैं, इतने सारी चीजें एक साथ पूछ ली। तो भैया मन के बनाने का कारखाना। पहली चीज हमें पता है मन का कहां बनाया जाता था। मन का बनाया जाता था चानू दड़ो और
लोथल में। ठीक है, मनका बनाने का कारण सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, फलाना ढिकाना सब करना इस शिल्प उत्पादन को समर्पित था। तो भैया जो कुछ भी वो पूछ रहा है ठीक है होता होगा, लेकिन हमें मन के बनाने का कारखाना पता है चानूदड़ो में है, लोथल में। तो भैया क्या हाँ दिख रहा है चानूदड़ो? मोहनजोदाड़ो नहीं है भैया, नागेश्वर नहीं है, क्योंकि नागेश्वर से सीप मिल रही है, सीप की वस्तुएं बनेंगी। हड़प्पा नहीं है, ये आ गया हमारा चानूदड़ो। तो आंसर क्या होगा? चानूदड़ो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो भैया दयाराम साहनी ने सबसे पहले किसकी खोज की? तो 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। जॉन मार्शल के समय की। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम भूल जाते हैं 1920-21 में भूल जाते हैं कि हम लोग किसने किसको की। तो भैया याद रखना, हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में की गई थी। दयाराम साहनी भूल जाओ तो इस हड़प्पा का हा, साहनी का हा ले लेना, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, समझ गए बात को? तो आगे बढ़ते हम लोग एकदम तेज तर्राट में। पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज की मूर्ति हमें कहां से मिलती है? तो भैया दो मूर्तियां हैं, बहुत ही कंफ्यूज पैदा कर देती हैं। टेंशन नो टेंशन। सबसे पहले नटराज पूछा, तो नटराज जैसे पूछा तो बिना धड़ का एक व्यक्ति मिला है जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा हुआ है, जो डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपन तो खड़े हो नहीं पाएंगे ये दाहिने पैर पे, कब तक खड़े हो पाओगे दाहिने पैर पे? तो दाहिने पैर पे मतलब बिना सर का धड़ अकेला है, बस मास्टर का और कुछ नहीं है। और नटराज करते हुए मूर्ति दिखाई गई है, ये हड़प्पा में दिखाई गई है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, पशुपति की मूर्ति। जब भी पशुपति की मूर्ति आए तो इसको हम ले जाएंगे मोहनजोदाड़ो। तो दो चीजें याद रखना, जब भी नटराज आए तो हड़प्पा, पशुपति आए तो मोहनजोदाड़ो। राडो रे राडो मोहनजोदाड़ो। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? भी ये गुजरात में तो वीर ही है हमारा। कौन है? गुजरात के हमारे नरेंद्र मोदी वीर हैं। तो धोला वीरा। ठीक है, कर चुके थे हम लोग ये क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन भी घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना, पूछ लिया उसने नहीं, तो नहीं पहले ध्यान रखना है। नहीं है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, ये चच्चा क्या कर रहे हैं यहां पर? ये नहीं है। समझ गए बात को? तो ये सिंधु सभ्यता, इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? अब जलाशय पूछा गया है तो भैया सबसे बड़ा धो धो के स्विमिंग पूल बना देंगे। धो धो के क्या बना देंगे? स्विमिंग पूल, यानी जलाशय यानी स्विमिंग पूल बना दिया धो धो के। तो धोलावीर में सबसे बड़ा जलाशय मिला है। और एक और क्या खासियत है धोलावीर की, कि धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। और क्या खासियत है इसकी? यहां पे सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है। दूसरी खासियत क्या है? यहां पे सबसे ज्यादा लिपि युक्त साक्ष्य मिले हैं। तो याद रहेगा ये चीजें, लिपि युक्त साक्ष्य मिले हुए हैं यहां पर। समझ में आई बात? तो धोलावीरा धो डालेंगे जलाशय, धो डालेंगे जलाशय। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है। क्लियर? समझ में आ गई बात? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? अब देखो, सुरकोटदा पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा का जो सबसे मेन चीज है वो ये कि सुरकाटदो किस लिए फेमस है। तो सुरकोटदा की अगर बात की जाती है तो सिंपल सी चीज है कि सुरकोटदा जो है, एक क्वेश्चन आता है, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले? तो घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से मिले हैं।
अब क्वेश्चन आता है क्या घोड़ा सिंधु सभ्यता में था? तो कई विद्वानों का मानना है कि घोड़ा सिंधु सभ्यता में था तो सही, पर यहां के लोग इससे परिचित नहीं थे। क्या थे? परिचित नहीं थे। होगा घोड़ा, दौड़ता होगा मार्केट में, पर लोग इसका ज्यादा यूज नहीं करते थे। तो भैया सुरकोटदा राजस्थान का एक स्थल नहीं है, बिहार तक सिंधु सभ्यता फैली हुई नहीं थी, पंजाब में अधिकांशतः क्षेत्र मिले हैं, लेकिन सुरकोटदा और धोलावीरा दोनों कहां पर हैं? गुजरात में। कहां पर हैं? गुजरात में। 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिर्देशक के रूप में किसको चुना गया था? तो भैया महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला हड़प्पा की खुदाई का? तो ये मार्टिन व्हीलर ने संभाला, रेम व्हीलर ने संभाला। ठीक है। दयाराम साहनी जो हैं वो जॉन मार्शल के सहायक थे, राखलदास बनर्जी भी इनके सहायक थे। सबसे पहले पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष जो बनाए गए थे कनिंगम महोदय को बनाया गया था। बाद में जॉन मार्शल के समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और दयाराम साहनी ने पहला स्थल हड़प्पा को खोज निकाला। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय के द्वारा की गई? तो भैया मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, हाँ लगा है, हाँ लगा है यानी हड़प्पा। तो क्या सॉरी मोहनजोदाड़ो की पूछी है, मोहनजोदाड़ो की पूछी है तो दयाराम साहनी, हाँ लगा हुआ है हड़प्पा, और राखलदास बनर्जी, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है। हम पढ़ चुके हैं इसको पहले। एसआर राव ने लोथल की खोज की है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो भैया हम इसकी बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो की अगर बात की जाए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, तो पहली चीज ये सभ्यता एक त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुजाकार में फैली हुई है, ऐसे इसका स्थल है मान लो। ठीक है ना। दूसरी, इसका टाइम पीरियड पे बहुत कंफ्यूजन होता है। 3250 से लेके 1750 तक का टाइम पीरियड जो है बीसी, 1750 तक का जो टाइम है, यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना समय है। तो कौन सा मैच हो रहा है इसमें? 1000 तो होगा नहीं, ठीक है। 5000 होगा नहीं होगा, 8000 होगा नहीं होगा, तो क्या आ गया? 3000। इसी के बीच में मैच खा रहा है वो। चलो भैया अब आ जाते हैं हम लोग। भैया किसका विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर से गंगा की घाटी के पूरे तलहटी में हुआ? भैया जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5000 बीसी से मालवा, यानी कि उसके बाद का पूछ रहा है, यानी कि बस्तियां बसी होंगी। तो भैया कहां पर? उत्तर में गंगा घाटी के पूरी तलहटी क्षेत्र में बसा होगा। यानी अगर देखा जाए तो वो 5000 बीसी के आसपास की बात कर रहा है, और 5000 बीसी के आसपास की जो वो बात कर रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो भैया तुम्हें क्या इसका आंसर दिखाई दे रहा है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले तुम्हें इसका क्या आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 1750 के बीच, यानी पहले कोई सभ्यता पनपी होगी। ठीक है। तो भैया मौर्य साम्राज्य तो होगा नहीं, आर्य समाज होगा नहीं, मगध समाज होगा नहीं। मैंने 3250 से 1750 बचाया, बाकी तीनों ऑप्शन उसमें दिख नहीं रहे हैं। एक ही कौन दिख रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या मार देंगे हम? सिंधु घाटी सभ्यता। कभी कभी क्वेश्चनों को देखकर हमें अनुमान भी लगाना पड़ जाएगा। ठीक है। तो मैंने 3 आधार बता दिए अभी तक क्वेश्चन कैसे हल किया जाए। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया, और आज हम इन्हें कहां देखते हैं? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमें कहां कहां दिखाई देगी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान वाला ऑप्शन है ही नहीं, ज्यादा नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षर। अफगानिस्तान इसमें भी आ गया, यानी कट हो जाएगा। भारत और चीन, अरे चच्चा तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, चाइना से कोई लेना देना है ही नहीं। तो वेस्टर्न भारत यानी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में था।
यानी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमी भाग और भैया पासे पापी देश पाकिस्तान में है, यानी कि इस एरिया में फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी वेस्टर्न भारत और पाकिस्तान। क्लियर है? चलो, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। अब देखो, अस्तित्व में आई, मैंने इसको डेट बताया। सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी डेट पूछ रहा है वो आसानी से, अगर वो ऐसी डेट पूछ रहा है तो मैंने तुम्हें डेट क्या बता दी, मैंने बता दी 2500 जो है कहते 3250 से लेके 1750। तो क्या भाई साहब इसमें कोई मैच खा रहा है क्या? कोई लग रहा है तुम्हें? 3250 से लेके 1750 के बीच में, तो भैया मुझे इसके बीच में क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता। ये आ सकता है? नहीं आ सकता। ये आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? 2500 ईसा पूर्व, यानी कि इसके बीच का ही हमें टाइम पीरियड दिखाई देगा। समझ गए? 2500, क्योंकि 2500 इसके फिट हो जाएगा, इससे सिंधु घाटी सभ्यता का ये टाइम हो जाएगा। क्लियर है? चलो, सब आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान देते रहो। सब आए हुए क्वेश्चन है मार्केट में, सब आए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछ ली है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? अब मुझे देखकर बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तुम्हें क्या दिखाई देती है इस समय? वस्तु विनिमय होता था। हाँ होता था, हम वस्तुएं लेते थे, देते थे, होता था वस्तु विनिमय, दिया लिया, वस्तु विनिमय। मुद्राएं चलती नहीं थी, ठीक है, ये होता होगा। स्थानीय परिवहन, हाँ लोकल लोग चलते होंगे, बैलगाड़ी से चलते होंगे, पैदल चलते होंगे, स्थानीय परिवहन होगा ही होगा। पर पूछा क्या है? महत्वपूर्ण, इस पे ध्यान देना है हमें। होते ये दोनों भी। ईंट के बने भवन, ईंट के बने भवन, ओके। और एक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली। प्रशासनिक प्रणाली पे थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि प्रशासनिक प्रणाली की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में था, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन सभी लोग मानते हैं कि व्यापार ये करता था, इसलिए व्यापारियों के हाथ में रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये होता होगा, स्थानीय परिवहन होता होता, लेकिन ईंट के बने भवन, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी इसकी। क्यों होगी ईंट से भवन? पहली चीज, इन्होंने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, जो कि किसी भी सभ्यता में जो उस समय थी पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। सिर्फ पकी हुई ईंटों का प्रयोग ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर रहे थे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण। और इन्होंने आडंबर पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मकान बनाए थे, जिसमें हमें अन्नागार दिखता है, जिसमें हमें एक मंजिला दो मंजिला इमारतें दिखती हैं, मन द ग्रेट बाथ दिखता है। मतलब भैया इन्होंने पकी हुई ईंटों को यूज किया, यानी कि बाकी लोगों को टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, हम ही टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे उस समय, और पका पका के ईंटों का हमने भवन बना डाले। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गई? पकी हुई ईंटों से बने हुए भवन, यानी ईंटों के बने हुए भवन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें तीन चीजें, मैंने इसमें भी वो आधार बनाया। तो पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहली चीज हमें क्या देखनी है? नहीं को देखना है कि वो नहीं है, यानी नहीं पे ध्यान देना है। दूसरा, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। तीसरा, अगर हमें क्वेश्चन आता है लेकिन डाउट में है तो चारे ऑप्शनों में से देखना है कि क्या उसमें से संभव हो रहा है, यानी कौन उसके सबसे नजदीक है, वो आधार बनाना है। तो तीन आधार बना लिए हमने। नहीं को ध्यान रखना है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, नहीं बन रहा है तो कौन सबसे नजदीक है उसको देखना है। समझ गए बात को? तो भैया जिद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो भैया तांबा ज्यादा यूज नहीं होता था, अक्षय युगीन, ठीक है, लोह युगीन, लोहा याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन सी ऐसी धातु है जिससे परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। सफा सफा गलत कर दो इसको। और हम बोलते हैं इसको ब्रॉन्ज एज, यानी कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी
कहा जाता है। समझ गए बात को? सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए, भैया क्या बना रहे हैं, आटा दाल चावल क्या बना, अच्छा तांबा बना रहे हैं भैया, तांबा और टीन को मिक्स कर रहे हैं, और आटा और तांबे को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। शीशा बनेगा, लेड नहीं बनेगा, कांसा बनेगा, तांबा और टीन, लोहा तो लोहा से तो परिचित ही नहीं भैया, तो बनाएंगे कैसे, खत्म होगा तो इसको। सोना, सोना था इनके पास, सोने में तांबा और टीन क्या करेगा, नकली थोड़ी बनेंगे ये, तो भैया क्या बनेगा, कांसा बनेगा, तांबा और टीन से मिलकर क्या बनेगा, कांसा बनेगा, इसलिए ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, भैया मैंने पहले ही बोला था, देना ध्यान बरखुरदारों नहीं पे, किस पे ध्यान देना, नहीं पे। भैया कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, अरे चच्चा आजमगढ़ क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है नहीं होगा। ठीक है, भोपाल डाल दूं, इंदौर डाल दूं क्या, ठीक है, समझ में आ गई बात। मोहनजोदाड़ो का नाम का अर्थ क्या है, तो भैया हम इसकी बात करेंगे, तो मोहनजोदाड़ो के नाम का अर्थ क्या है, यानी अर्थ हमें बता दिया उन्होंने ही, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। हमने बात करी थी सबसे ज्यादा शव मिले इधर, और मैंने तभी थोड़ी देर पहले बताया था ये किस भाषा का है, तो सिंधी भाषा का है भैया, सिंधी भाषा का है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के का क्षेत्र में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सब सिंधी सिंधी संधि या सिंधु सिंध सब एक जैसा है, यानी क्या दिख रहा है इसमें, फारसी ये तो आई नहीं थी अभी तक, हिंदी उत्पन्न नहीं हुई थी, उर्दू भैया तो आएगी, ये तो मिक्सचर होकर बनेगी, तो भैया कौन होगी, सिंधी होगी। ठीक, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा, फेर नहीं डाल दिया है तो नहीं पे ध्यान रखना, वरना क्या देखोगे, किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, कबूतर की करते थे, विष्णु की करते, शास्त्री करते, किसकी करते, सबकी कर रहे होंगे यार, फिर गलत दे दिया क्या इसने क्वेश्चन, ऐसा दिमाग में आएगा नहीं, हमें क्या देखना था, नहीं देखना था, नहीं देख लिया। पशुपति शिव, बताया मैंने मोहनजोदाड़ो से, कबूतर जा, कबूतर जा, भाई कबूतर तो भैया जानवरों की पूजा कर ही रहे हैं, तो कबूतर कोई सा भी आ जाए, कोई सा भी जानवर आ जाए, पूजा करेंगे ये उसकी। भगवान विष्णु जी को आने में अभी समय है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी थोड़े वैदिक काल में आएंगे, ठीक है, और स्वास्तिक इसके भी चिन्ह हमें मिलेंगे, तो यानी किसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, चलो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो भैया थोड़ी देर पहले मैंने पशुपति का नाम लिया था, शिव का, हनुमान जी अभी आएंगे नहीं, काली जी का अवतार होगा नहीं, अयप्पा जी साउथ में जाएंगे, आएगा कौन, पशुपति, ठीक है, कौन आएंगे, पशुपति। किस वर्ष जर्मनी और इटली ने पुरातात्विकों के लिए एक दल ने मोहनजोदाड़ो की सतह का अन्वेषण किया, अच्छा भैया विदेशियों को भी बुलाएंगे क्या हम, तो आ जाओ जर्मनी और इटली के लोग हो, आओ हमारे यहाँ खुदाई करो, और हमने जर्मनी हायर कर सकते, पाकिस्तान जैसे नंगे भूखे नहीं हम लोग, बहुत पैसा हम लोगों के पास, तो हमने किसको बुला लिया, जर्मनी और इटली के लोगों को, और जर्मनी के इटली के लोगों को बोला भैया यार हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं, तुम लोग यार खोजा खाजी कर दो ये सब, तो मोहनजोदाड़ो का अन्वेषण किया, और इन्होंने अन्वेषण किया 1918 में। फिर हमने बोला यूएसए तुम क्या कर रहे हो बेटा, फोकट बैठे हो, तुम भी आ जाओ, और यूएसए को बोला भैया तुम भी खोज लो यार, तो 1986 में यूएसए को भी बुलाया, और बोला भाई तुम भी मोहनजोदाड़ो को अन्वेषण करो, तो समय समय पर विदेशी दलों को बुलाकर हमने इसका अन्वेषण कराया, तो याद रखना जर्मनी और इटली कब आए, 1918 में आए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, भैया पशु तो देखे ही जा रहे हैं, अब कंफ्यूजन आएगा सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था पशुओं के पक्षियों के हमें मिलेंगे,
अब पशुओं का आ गया और ये सबके सब पशु हैं, मेरा नाम तो इसमें मिल नहीं रहा है, तुम सब अपना नाम ढूंढोगे इसमें, तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा। तो भैया शेर, कुछ लोग अपने आप को शेर समझ रहे हो क्या? लो, लोमड़ी और हिरण। तो भैया ये सब तो तेल खड़ी पर मिलेंगे, लेकिन पूछ रहा है अक्सर देखा जाता है, तो अक्सर देखा जाता है बेल को, और वो भी एक श्रृंगी बेल, यानी जिसका एक उठा हुआ हो। ठीक है, तो अधिकांश मोरों पे हमें एक श्रृंगी बेल की आकृति मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। उसने पूछ लिया नहीं, मैंने पहली तो बोला है नहीं को ध्यान में चलना, कोई भी एग्जाम हो नहीं को देखते हुए चलना वरना गलत हो जाएगा। तो नहीं है, तो भैया बालाकोट जो है, यहां पर हमें शिल्प कलाओं के उदाहरण मिल जाते हैं। चानूदड़ो मैंने पहले ही बताया था, मन के बनाने का कारखाना यहाँ पर। नागेश्वर, यहां से भी सीप मिल रही हो, शिल्प कलाएं वगैरह जो है वो उत्पन्न थी। मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर का स्थल है, यानी कि यहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी शिल्प कला के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। समझ गए बात को? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम से जाना जाता है। भैया सूक्तों को हम किससे नाम से जानेंगे? तो सूक्तों को हम दो भागों में बांटते हैं, बाल्यखिल्य और शाकल, और इनसे मिलकर बनता है 1028 सूक्त। और इन 1028 सूक्तों को हम 10 मंडल में विभाजित करते हैं, जो 10 मंडल अलग अलग ऋषियों के समय लिखे गए, और इस तरह 10 मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की। समझ गए? और इस तरह 1028 सूक्त हमें जो है वो मंडल में मिलेंगे। कौन सा? ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय, तीनों नाम दिए गए हैं। तीनों नामों की अगर बात की जाए तो इसमें हमें निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण मिलते हैं? तो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय, तीनों को पढ़ेंगे तो तीनों के पीछे लगेगा उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। तो तीनों में से किसमें आ रहा? उपनिषद। पुराण नहीं होगा। कितने पुराण? 18 पुराण। सबसे बुरा पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। महाकाव्य दो ही हैं, रामायण और महाभारत। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो भैया क्या मिला हमें? उपनिषद मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। क्लियर? समझ में आ रही बात? रोएगा तो नहीं कोई? हिंदू धर्म में देवों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का देवता माना जाता है। भैया सिंपल सी बात की गई है, इसमें कौन सा ऐसा देवता तुम्हें दिख रहा है पौधों का स्वामी? पौधों का स्वामी, पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक। तो भैया हमें पता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग एक प्रकार का द्रव्य पिया करते थे जिसको कहा जाता था सोम। सोम औषधियों से मिलकर बनाया गया एक पदार्थ होता था, जो यज्ञ करते समय ऋषि मुनियों के द्वारा एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता था। तो पौधों से यह बनता था, इसलिए पौधों का स्वामी। रोगों का उपचार था, रोगों से मुक्ति मिलती थी, और धन के दाता के रूप में भी इसको माना जाता था। तो भैया इसमें हमें कौन सा मिलेगा? भाई यम से कौन उलझेगा? वारुणी है ही नहीं। उषा जो है
है नहीं, तो कौन सा होगा? सोम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? दर्शन की बात कर रहा है, यानी कि वो फिलोसफी की बात कर रहा है। कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो सन्यास, ये तो आश्रम का भाग है, सन्यास, तो ये होगा नहीं। अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का भाग है, ये भी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का भाग है। पूछा दार्शनिक, तो वैशेषिक कनाद के द्वारा दिया गया दर्शन है, और इस तरह वैशेषिक दार्शनिक विचार धारा है। समझ में आई बात? तो चारों ऑप्शनों में से देखकर भी हम बना सकते हैं, इसको भी ध्यान रखो। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में माना जाता है? भैया किसमें कर्मकांड होगा? भैया चारों वेद अलग अलग तरीके से हैं। जैसे मैं बात करूं ऋग्वेद, इसमें हमें देवताओं की लपक के याद आएगी, इसलिए हम देवताओं को याद करेंगे इसमें। ठीक है। यजुर्वेद, अब देवताओं को प्रसन्न करना है तो हम यज्ञ करेंगे, कर्मकांड करेंगे। सामवेद, भैया देवताओं को याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा, संगीत करेंगे हम लोग। और अथर्ववेद, और फिर हम करेंगे अथर्ववेद में जादू टोना औषधि, ये सब इसी में आएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चारों वेदों के बारे में पता चल गया। अब वो पूछ रहा है क्या? कर्मकांड। तो यजुर्वेद कर्मकांड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कर्मकांड से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद से संबंधित है भैया। यजुर्वेद किससे संबंधित हो सकता है? तो देख लेते हैं भैया। गायत्री मंत्र नहीं है भैया, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में दी गई है, और किसने रचना करी इसकी? विश्वामित्र ने की है। जादू टोना अथर्ववेद का भाग है, हो ही नहीं सकता। यज्ञ के अनुष्ठान थोड़ी देर पहले ही बताया, यज्ञ करना जो है वो कर्मकांड में आएगा, और किसका पाठ होगा? यजुर्वेद का। राग यानी के गा तो रही नहीं है, तो संगीत, संगीत यानी सामवेद। कौन सा निकल आया? यज्ञों का अनुष्ठान। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक है शुल्क यजुर्वेद, और एक है कृष्ण यजुर्वेद। कितनी मिल रही हैं? 3, सॉरी नहीं होगी, 5, एक्सट्रीमली सॉरी, 2, हाँ यही होगी, और चौथा होगा ही नहीं भाई, काम ही खत्म हो गया। तो 2 मिल गई हमें, तो यजुर्वेद के 2 ही भाग होंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का क्या अर्थ होता है? भैया नाम दे दिया संग्रहिति। संग्रहिति मतलब संग्रह करना, संग्रह करना यानी कलेक्ट करना, कलेक्ट करना यानी के जो भी किसी को कलेक्ट करके रखेगा। तो कलेक्ट किसी भी तरीके से किया जा सकता है। मान लो धन को कलेक्ट करना है, अब धन को कलेक्ट करना है तो कोई ना कोई ट्रेजरी ऑफिसर तो होगा ही होगा। तो क्या हो सकता है? कर संग्रह करता है। भैया ये तो कर को संग्रह कर रहा है ना, कर को कलेक्ट कर रहा है। सारथी घोड़ा दौड़ाएगा, तड़क तड़क तुड़क 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 तुड़क। चारण, ये ऋषि मुनि वगैरह। तो धन जो है भैया कौन? कोषाध्यक्ष, खजांची, ये संग्रहिती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? यानी आपको 4 पता होना चाहिए, तभी तो आप बरखुरदार बना पाओगे। फिर पूछ लिया नहीं, तो भैया 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कौन सा नहीं मिल रहा है? काम मिल गया, मुबारक हो। मोक्ष मिल गया, बहुत मुबारक हो। सत्व, ये क्या कर रहा भाई यहाँ पे? ये नहीं होगा इसका आंसर। और अर्थ मिल गया, यानी कौन सा है? सत्व है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो भैया वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ भी आएंगे,
ब्राह्मिक साहित्य में आरण्यक यानी कि जंगल में लिखी गई पुस्तकें भी आएंगी, उपनिषद भी आएगा। कौन नहीं आएगा? पीटक, सूत्र पीटक, विनय पीटक और अभिधम्ब पीटक। किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। तो ये क्या कर रहा है यहाँ? बौद्ध धर्म तो नहीं आएगा। क्लियर है? चारों ऑप्शनों में से हमें देखने को मिल जाएगा। हिंदू धर्म ने निम्नलिखित किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? भैया कौन सृजन करेगा? किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? ब्रह्मा है क्या? महेश संहार करता है। ये तो गणेश विद्यार्थियों के लिए यानी कि वो है। विष्णु ये पालन करता है। यानी सृजन किसने किया है? ब्रह्मा ने किया है। किसने किया है? ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुरानी उपनिषद माना जाता है। तो भैया सबसे पुरानी उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे वोथे में दिया गया है। चौथा, पांचवा वगैरह किसमें माना जाता है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण किसका भाग है? लास्ट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद में दो हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। क्या दिया गया है? ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्यक से दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है। सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ऐत्रेय उपनिषद से मतलब है। और ऐत्रेय किसका भाग है? ऋग्वेद का भाग है। यजुर्वेद का शुल्क और कृष्ण यजुर्वेद है। सामवेद है नहीं। अथर्ववेद का मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न वगैरह है। तो ऐत्रेय किसका हो जाएगा? ऋग्वेद का हो जाएगा। तो ऐत्रेय और कौशिकी याद रखना ऋग्वेद का है। तो ऐसी ही श्रृंखला जो है वो लगातार चलती रहेगी। आप लोग लगातार इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाते रहें और लगातार क्वेश्चनों को लगाने के साथ ही ये देखेंगे कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। मैं रोजाना आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए ये 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चनों के साथ साथ हम और भी श्रृंखलाएं लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।